वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लॉ सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इस एक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना और इस एक्ट को अच्छे से पढ़ना। स्टार्ट करते हैं हम एक्ट के ऑब्जेक्टिव से कि किस पर्पस से, किस मंशा से इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट में दो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड है। पहला है सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यू को एड्रेस करना, और सेकंड है वुमेन के लिए वर्क प्लेस पे एक सेफ और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को डेवलप करना। देखते हैं, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फेस्ड बाय वुमेन इन द वर्क प्लेस, एंड सेकंड टू क्रिएट a safe and conducive work environment for women and provide protection against sexual harassment। एड्रेस करना सेक्सुअल हरासमेंट के इशू को और सेफ और कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना वुमेन्स के लिए वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट कैसे वुमेन की फंडामेंटल राइट्स को, उनके मौलिक अधिकारों को वायोलेट कर। पहला है राइट ऑफ अ वुमेन टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 और 15 के अंदर मेंशन्ड है। ये वुमेन के इक्वालिटी के अधिकार को वायलेट करता है। सेकंड इज आर्टिकल 21, जिसके अंदर मेंशन्ड है राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी। जब औरत सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है अपने वर्क प्लेस पे, तो वो अपना जीवन डिग्निटी के साथ नहीं जी पाती है, क्योंकि हरासमेंट उसके डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है। प्लस उसके साथ में वर्क प्लेस पे जैसा एक आदमी के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट राइट इट वायलेट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विच इंक्लूड्स अ राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट। सीधी सी बात है, अगर किसी भी वर्क प्लेस पे हरासमेंट फेस होता है वुमेन के द्वारा, तो वो उन प्रोफेशंस में एंटर नहीं हो सकती। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे औरतें काम नहीं कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हरासमेंट और द रिस्क ऑफ हरासमेंट। इसलिए एक टर्म भी हो गई है, इजाद हो गई है, जिसको बोलते हैं पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब। पिंक कॉलराइजेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स डिफाइंड हो चुके हैं जिन सेक्टर्स में वुमेन काम करती हुई मिलती हैं, बाकी सेक्टर्स में उनकी प्रेजेंस बहुत वीक है। नेक्स्ट, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सेक्सुअल हरासमेंट का इशू इन ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। क्या वो राइट्स हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी, जो इस कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, और इस कन्वेंशन को इंडिया ने 1993 के अंदर साइन किया था। इन पॉइंट्स को आप डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आप जब भी सेक्सुअल हरासमेंट पे क्वेश्चन आए तो लास्ट लाइन में ये लाइन ज़रूर लिख के आए कि इश्यू ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड द राइट्स मेंशन अंडर द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इससे आपको एडिशनल हाफ मार्क्स, 1/4 मार्क्स मिलने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन पार्ट पे। ये एक्ट पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस जो भी लॉ के पोर्शन में बनते हैं वो इन्हीं डेफिनेशन सेक्शन से बनते हैं, और इस सेक्शन में, इस एक्ट में अच्छी खासी डेफिनेशंस दे रखी है जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की। स्टार्ट करते हैं एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन का मतलब ये हुआ कि जिस औरत पे अत्याचार हुआ है, जो यहाँ पे पीड़िता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या रखी है? दो कॉन्टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन है। पहला, एक वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी कार्य क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर किसी ड्वेलिंग प्लेस या हाउस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहाँ कोई रहने की जगह या घर। ये दो चीज़ें क्यों दे रखी हैं? क्योंकि आप चीज़ देखो कि औरतें नॉर्मली वर्क प्लेस पे भी काम करती हुई आपको मिलेगी, और एज अ डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक मतलब घरेलू कार्यों में भी काम करते हुए। घरेलू कार्य का मतलब ये नहीं कि किसी परिवार की कोई औरत वहाँ पे काम कर रही है। इसका मतलब है कि बाहर से आने वाली कोई औरत उस पर्टिकुलरली घर में काम कर रही है, जैसे सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, गार्डनर, माली, ये सब लोग जो काम करते हैं उनके लिए भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी।
तो एग्रीड वुमेन की दो डेफिनेशन है, पहला वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा हाउस या ड्वेलिंग प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अ वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। इसमें इसका मतलब है एक औरत किसी भी उम्र की, चाहे वो वहाँ पे काम करती हो या ना करती हो, जिसने सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है, वो एग्रीड वुमेन होगी। दो इसमें मेन चीज़ याद रखनी है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो वहाँ पे काम करती हो या काम नहीं करती हो, लेकिन अगर वो वर्क प्लेस पे मौजूद थी या वर्क प्लेस से किसी भी रिलेटेड चीज़ के एरिया में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो वो इस एक्ट के अंडर में कवर होगा। नेक्स्ट है ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के कॉन्टेक्स्ट में, अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज़ एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। हाउस के कॉन्टेक्स्ट में, ड्वेलिंग प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में वो वहाँ पे एम्प्लॉयड होनी चाहिए। वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में वो एम्प्लॉयड नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन ड्वेलिंग प्लेस और हाउस के कॉन्टेक्स्ट में उसको एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, तभी वो इस एक्ट के अंदर में उसको रिलैक्सेशन मिलेंगे। अगर वो एम्प्लॉयड नहीं होती है तो किसी और एक्ट के अंदर में, आईपीसी के अंडर में उसको रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक मतलब वही जो घरेलू कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए। उसकी डेफिनेशन है, मीन्स अ वुमेन हु इज़ एम्प्लॉयड टू द हाउस होल्ड वर्क in any household for remuneration, whether cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part-time, full-time basis, but does not include any member of the family of the employer। इस डेफिनेशन को समझो। पहली चीज़, औरत वहाँ पे एम्प्लॉयड होनी चाहिए, मतलब वो वहाँ पे काम करती हो, चाहे पैसा मिल रहा हो या किसी और तरीके की इंसेंटिव उसको मिल रहा हो, चाहे उसने डायरेक्टली काम किया हो, मतलब डायरेक्टली उसके यहाँ पे एम्प्लॉयड हो। डायरेक्टली का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है, जो रखने वाला है, उन्होंने उससे डायरेक्टली डील करके उसको रखा है, या फिर वो किसी एजेंसी के थ्रू लगी हो, चाहे टेम्प्रेरी बेसिस पे हो, परमानेंट बेसिस पे हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, मतलब कुछ समय के लिए आई हो या परमानेंटली काम करती हो, या कुछ समय के लिए काम करती हो या पूरा दिन काम करती हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कंडीशन है कि वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि वो फैमिली की मेंबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी फैमिली के मेंबर के साथ में अत्याचार होता है, हैरेसमेंट होता है, तो वो हम दूसरी डोमेस्टिक वायलेंस वाले एक्ट में पढ़ते हैं, या किसी और आईपीसी के सेक्शन के अंदर उनका प्रोविजंस है। इस सेक्शन में सिर्फ वही लोग होंगे जो एम्प्लॉयड है और फैमिली के मेंबर नहीं हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, एम्प्लॉय। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी आने की संभावना कम है एम्प्लॉय की, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी और डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर टेम्पररी एड हॉक डेली वेज बेसिस, either directly or through an agent, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied, includes a co-worker, contract worker, probationer, trainee, apprentice, and called by any other such name। इस डेफिनेशन को हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, वहाँ पे काम करता हो, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा हो, चाहे टेम्परेरी कर रहा हो, चाहे सडनली एडॉक बेसिस पे कर रहा हो, या डेली वेज बेसिस पे, या उसको डायरेक्टली लिया गया है, या किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा हो, या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहा हो। दूसरी चीज़, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब ये कि चाहे जो उसको रखने वाला है उसको ये पता है कि नहीं है कि वो बंदा काम करता है नहीं करता है, तो भी काउंट होगा, चाहे उसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, चाहे वो अपनी इच्छा से काम कर रहा हो या किसी और कारणों से काम कर रहा हो, या वो कोई भी को वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, प्रोबेशनर है, ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, किसी भी नाम से आप उसे बुला सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति उस वर्क प्लेस पे काम करता है तो वो एम्प्लॉय
काउंट होगा, चाहे उसे पैसा मिले ना मिले, एम्प्लॉयर को पता है नहीं पता है, वो खुद अपनी इच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर वो वहाँ पे काम कर रहा है मतलब वो वहाँ का एम्प्लॉय काउंट होगा। नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, जिसके खिलाफ एग्रीव्ड वुमेन ने कंप्लेंट की है सेक्शन 9 के अंडर में। अ पर्सन अगेंस्ट whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9 of this act। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। ये डेफिनेशन पहले भी पूछी जा चुकी है और इस डेफिनेशन का अगर आपको फिर से सवाल आता है तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, आपको बना के नहीं लिखनी है। जो 5 पॉइंट इसमें लिख रखे हैं आपको ये मेंशन करके आने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल हरासमेंट की? इट इंक्लूड्स एनी वन or more of the following unwelcome acts or behavior whether directly or by implications। मतलब ये है कि इन 5 पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये इनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा एक्ट्स या बिहेवियर होता है तो उनको इंक्लूड करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। क्या वो 5 अनवेलकम एक्ट्स या बिहेवियर है? पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस, पहल। और सेकंड, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। थर्ड इज मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। फोर्थ, शोइंग पोर्नोग्राफी। एंड फिफ्थ इज एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इसका मतलब ये कि फिजिकल कंडक्ट या एडवांसेस हो, या फिर रिक्वेस्ट की हो या डिमांड की हो सेक्सुअल फेवर्स की, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किए गए हो उसके लिए, या पोर्नोग्राफी दिखाई गई हो, या किसी भी अन्य तरीके का फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल, वर्बल मीन्स बोल के, नॉन वर्बल बिना बोले किसी भी इशारे से या किसी और तरीके से कोई भी कंडक्ट किया हो जो सेक्सुअल नेचर का हो, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर कंसिडर किया जाएगा। इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है और उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन है वर्क प्लेस की, कि वो कार्य क्षेत्र हम किसे कहेंगे। आप टेक्निकली देखो तो हर चीज़ को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन हमको उनमें से कुछ प्लेसेस के नाम याद रखने हैं। पहला, वर्क प्लेस मतलब क्या है? वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू, वेदर रेसिडेंशियल और नॉट, यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग देयर टू। मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी इंस्टीट्यूट या एक्टिविटी सेंटर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कि अपने काम करते वक्त उसके द्वारा कोई भी जगह कोई विजिट की जाती है तो वो भी काउंट होगी, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट इज अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। हाँ, अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो उसके लिए सीधी सी बात है, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस वो भी वर्क प्लेस के अंडर में काउंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस डेफिनेशन के आने की संभावना है, इसको पढ़ के जाना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस मीन्स एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। मतलब किसी व्यक्तियों द्वारा या खुद के द्वारा एम्प्लॉयड जो वर्कर है उनके द्वारा ओन्ड हो, प्लस इंगेज्ड हो इन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। मतलब वह प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या किसी तरीके की सेल में इन्वॉल्व है या किसी भी और तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है जिसमें 10 से कम वर्कर एम्प्लॉयड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज है इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के द्वारा ओन्ड है, प्रोडक्शन, सेल या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में एम्प्लॉयड है और 10 से कम लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिए हुए हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब 10 से कम वर्कर्स एम्प्लॉयड है उस जगह पे। ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी,
आईसीसी कैसे फॉर्म करती है और उसके प्रोविजंस क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं। आईसीसी बनाना कंपल्शन है, हर वर्क प्लेस के लिए आईसीसी बनाना कंपल्शन है। नॉर्मली ये उन वर्क प्लेसेस के लिए बनती है जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है। जो 10 से कम वाले हैं उनके लिए लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक पर्टिकुलर एरिया लेवल पे बनती है, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है वो उस कंपनी में या उस वर्क प्लेस के इंटरनली बनती है जो 10 से ज़्यादा वहाँ पे वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं। और टेक्निकली ये हर वर्क प्लेस के लिए कंपल्शन है कि आपको आईसीसी बनानी है। अगर मान लो वर्क प्लेस के मल्टीपल ऑफिसेस हैं या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तो हर लोकेशन पे, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे उनको एक आईसीसी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक कंपनी है तो अगर कोई एमएनसी मान लो या इंडिया लेवल पे कंपनी है तो एक ही आईसीसी बना देगा। उनको हर लोकेशन पे, हर एरिया में उनको एक अलग आईसीसी बनानी पड़ेगी जहाँ पे भी उनके ऑफिसेस हैं या यूनिट्स हैं। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इनके जो मेंबर्स होते हैं, मेन चीज़ होते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। मतलब एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि कौन इसका प्रेसिडेंट बनेगा, कौन इसका मेंबर बनेगा, वो सब चीज़ें एम्प्लॉयर के द्वारा नॉमिनेटेड होती है। इसमें एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो इस कमेटी को हेड करेगा, जो प्रेफरेबली, मतलब प्रेफरेंस एक फीमेल को देनी है। प्रेफरेबली एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए। सीनियर का मतलब काफ़ी वक्त से उस कंपनी में काम कर रही हो, ऐसी फीमेल एम्प्लॉय हो। अगर मान लो कोई सीनियर फीमेल एम्प्लॉय नहीं है उस ऑफिस में, तो उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस यूनिट में, तो वो बाकी किसी यूनिट की या बाकी किसी वर्क प्लेस की जो उस एम्प्लॉयर के अंडर में आता है, ऐसी कोई उसकी और कोई कंपनी है और कोई यूनिट्स है, वहाँ की व्यक्ति को भी वो लोग यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं। प्लस सेकंड, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा उनको रिप्रेजेंट करने वाले 2 से कम एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, 2 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए उनके लिए। नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ हु आर कमिटेड टू द वुमेन्स कॉज, हैव सोशल वर्क एक्सपीरियंस एंड लीगल नॉलेज। जो महिलाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो, जिनके सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो और लीगल नॉलेज हो, ऐसे व्यक्तियों को, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। प्लस एक मेंबर होता है जो किसी एनजीओ में काम करता हो या किसी एसोसिएशन में काम करता हो जो डेडिकेटेड है वुमेन के इश्यूज़ को, और ऐसा व्यक्ति जो फेमिलियर है सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यू से। मतलब एक आउटसाइडर को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। और क्या कंडीशंस है? एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 50% औरतें होनी चाहिए, ताकि औरतों के मुद्दों का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। नेक्स्ट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और जो मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स जो होते हैं, वो कब तक होल्ड करते हैं ऑफिस को? अप टू 3 ईयर्स। एग्जैक्टली क्या होगा वो हर एम्प्लॉयर का अलग डिफाइंड होगा। कोई 1 साल में कोई 1 साल में नॉमिनेट कर सकता है, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में, लेकिन मैक्सिमम टर्म 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। द मेंबर्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन में रिसीव अ फी और अलाउंस फॉर देयर वर्क ऑन द इंटरनल कमेटी। जो आउटसाइडर मेंबर्स हैं, आप उनको फीस या अलाउंस देने का भी प्रोविज़न है। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। उनके बीच का इश्यू होगा ये चीज़, ठीक है? समझ में आ गया? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए। अगर नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो दूसरी यूनिट या दूसरी कंपनी से भी, जो एम्प्लॉयर की दूसरी कोई कंपनी है तो उससे भी उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिनके पास वुमेन कॉज से कमिटेड हो, सोशल वर्क या लीगल नॉलेज हो। एक आउटसाइडर मेंबर होता है जो एनजीओ का मेंबर है या किसी एसोसिएशन का मेंबर है जो वुमेन इशू से रिलेटेड है, या ऐसा व्यक्ति है जो सेक्सुअल हरासमेंट इशू से फेमिलियर है। ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है, एक आउटसाइडर को। और 50%, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। मैक्सिमम ये 3 ईयर्स के लिए ऑफिसर्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। हमने अभी क्या देखा? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक वर्क प्लेस या एक कंपनी के एरिया के अंदर बनती है
और एम्प्लॉयर द्वारा उसमें मेंबर्स और प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं। ये होती है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरली बनती है, और इसका जो चार्ज दिया जाता है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को इस लोकल कंप्लेंट कमेटी का चार्ज दिया जाता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर एज एन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर एंड डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, एडीएम, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है इस एक्ट के पावर्स को डिस्ट्रिक्ट के एरिया में डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल का कंप्लेंट कमेटी कैसे बनेगी और उसका जुरिसडिक्शन क्या रहेगा। आपने इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ में देखा कि हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को फॉर्म करना। जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में। कौन हो सकता है? डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बने। इसके फंक्शंस क्या होंगे, क्या रोल होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी का? द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट from establishment where the internal complaint committee has not been formed due to having fewer than 10 workers or if the complaint is against the employer। दो केसेस में लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास में रिक्वेस्ट आती है। पहली चीज़ कि ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है क्योंकि 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, या फिर जो कंप्लेंट है एम्प्लॉयर के खुद के अगेंस्ट है। सिंपल सा रीज़न है कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट होगी तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ऐसी रिक्वेस्ट करना कि वो इस केस को डिस्चार्ज करे वो सही नहीं होगा, क्योंकि कमेटी के जो भी मेंबर्स है वो एम्प्लॉयर द्वारा अपॉइंटेड है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावना है। इसलिए लोकल कमिटीज़ जहाँ पे भी एम्प्लॉयर के खिलाफ में कंप्लेंट होती है वहाँ पे ऐसे केसेस को डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करता है रूरल ट्राइबल एरियाज़ में और वार्ड और म्यूनसिपैलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे, ताकि कोई भी कंप्लेंट है वो उसको रिसीव कर सके और नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर लोकल कंप्लेंट कमेटी को फॉरवर्ड कर सके। क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं है कि डायरेक्ट लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास में जाना, तो उन्होंने हर जगह पे नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हुआ होता है ताकि लोग उनको कंप्लेंट कर सके और वो नोडल ऑफिसर आगे कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सके। फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द लोकल कमेटी विद इन 7 डेज। ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या होगा लोकल कमेटी का? जुरिसडिक्शन होगा जितना डिस्ट्रिक्ट का जुरिसडिक्शन होगा, जितना डिस्ट्रिक्ट का एरिया होगा उतना ही उस लोकल कंप्लेंट कमेटी का जुरिसडिक्शन होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन, टेन्योर, टर्म्स ऑफ लोकल कमेटी मेंबर्स। हमने देख लिया लोकल कमेटी की बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास में है और उसको मेंबर्स को नॉमिनेट भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही करता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के केस में एम्प्लॉयर करता है, इसके केसेस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें चेयरपर्सन होगा जो एक वुमेन होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड डिवोटेड टू द वुमेन कॉजेज। एक डिस्टिंग्विश्ड वुमेन होनी चाहिए जो सोशल वर्क करती हो या वुमेन के कॉज के लिए समर्पित हो। डिस्टिंग्विश्ड वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क और डिवोटेड टू द वुमेन कॉजेज। सेकेंड, एक मेंबर होगा जो वुमेन में से होगा जो ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे, वार्ड लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे गवर्नमेंट में काम कर रही हो। एक ऐसी औरत जो इन लेवल्स पे कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाली हो, ऐसी औरत को एक मेंबर बनाया जाएगा। 1 member फॉर वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड, 2 मेंबर्स होंगे एनजीओ से। आईसीसी में 1 थे, एलसीसी में 2 मेंबर्स होंगे एनजीओ से या ऐसे व्यक्ति जो फेमिलियर है सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज से। इसमें से एक जो मेंबर है एटलीस्ट वुमेन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 of the member मस्ट बी वुमेन। ठीक है। सेकेंड क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 of the nominee शुड प्रेफरेबली हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। एक
वुमेन होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास बैकग्राउंड है लॉ का या लीगल नॉलेज है, और एक व्यक्ति जो नॉमिनेटेड है वो औरत होनी चाहिए फ्रॉम SC ST OBC और माइनॉरिटी पार्ट सेक्शन से। ठीक है, पहला देखो चेयरपर्सन होगा जो डिस्टिंग्विश वुमेन होगी, सोशल वर्क में फील्ड में काम करने वाली या डिवोटेड होनी चाहिए वुमेन कॉज के लिए। सेकंड, एक मेंबर होगी जो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी लेवल पे काम कर रही हो। 2 मेंबर्स होंगे NGO से या ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो फैमिली या सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज से। इन सब मेंबर्स में एक क्लॉज है कुछ कि एटलीस्ट एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए, एक जो नॉमिनी है उसके पास लीगल बैकग्राउंड या लॉ का नॉलेज हो, और एक औरत हो जो SC ST OBC और माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करती हो। प्लस इसके साथ ही एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको ऑफिशियली मिली है वो भी निभा रहा है और साथ में इस कमेटी का भी मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा जो कौन होगा? ऑफिसर हैंडलिंग सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। जो वुमेन सोशल वेलफेयर या चाइल्ड डेवलपमेंट के इश्यूज़ को हैंडल करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा इस कमेटी का। मैक्सिमम इसमें भी सेम है, मैक्सिमम 3 साल तक वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, और एग्जैक्टली क्या होगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिफाइन करेगा। अगर इसमें क्लॉज है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है या किसी भी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्टेड होता है, मतलब किसी भी ऑफेंस के लिए उसको जेल मिलती है या वो दोषी साबित होता है, या कोई उसके खिलाफ कोई पेंडिंग इंक्वायरीज है या अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करता है, तो उनको हटाने का भी प्रावधान है, उनको लोकल कमेटी से हटाया भी जा सकता है। चेयरमैन और मेंबर इनको फिक्स कोई फीस और अलाउंस का भी प्रोविज़न है। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको फीस और अलाउंसेस का भी प्रोविज़न है, किसको नहीं है एक्सेप्ट दोज नॉमिनेटेड अंडर स्पेसिफिक। कोई अदर क्लॉज के अंडर में कोई व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है तो उसको फीस या अलाउंसेस का प्रोविज़न नहीं होगा, बाकी चेयरमैन और मेंबर्स को फीस और अलाउंसेस का प्रोविज़न मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, समझ में आपको आ गया होगा। ICC के अंदर में भी 3 साल का क्लॉज था, इसमें भी 3 साल का क्लॉज था। उसमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीनियर फीमेल होनी चाहिए, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर LCC के अंदर डिस्टिंग्विश वुमेन होनी चाहिए। ICC के अंदर में एक NGO का मेंबर होगा, इसमें 2 NGO के मेंबर्स होंगे, NGO के मेंबर या इंडिविजुअल्स जो इस इशू से फेमिलियर है। और इसमें 3 और क्लॉज हैं, एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉमिनी के पास लॉ और लीगल बैकग्राउंड का नॉलेज होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए जो SC ST OBC और माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करती हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है कंप्लेंट। कंप्लेंट कैसे करनी है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए खिलाफ में, वो सेक्शन 9 में दे रखा है। हमने देखा था रिस्पोंडेंट का क्या डेफिनेशन था, जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की गई है एग्रीव्ड वुमेन के द्वारा अंडर सेक्शन 9। वो सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, कैसे कंप्लेंट करनी होती है? एक रिटन कंप्लेंट जाएगी सेक्सुअल हरासमेंट की एग्रीड वुमेन के द्वारा विद इन द 3 मंथ ऑफ द इंसिडेंट और द लास्ट ऑफ द इंसिडेंट इन द सीरीज। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट होता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या मल्टीपल इंसिडेंट होते हैं तो उसमें से जो भी लास्ट इंसिडेंट है उसके 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी कंपलसरी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति रिटर्न में कंप्लेंट नहीं कर सकता किसी भी कारणों से, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि वुमेन कंप्लेंट कर सके। ठीक है, प्लस जो टाइम लिमिट है 3 मंथ्स की, 3 मंथ के अंदर उसको कंप्लेंट करनी है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 3 महीनों तक बाय इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी, अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न है जो रिटर्न में वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भी वैलिड रीज़न के कारण जो रिटर्न में प्रोवाइड किए जा सकते हैं तो टाइम लिमिट को 3 महीनों के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 3 + 3 मंथ्स। अगर मान लो किसी भी तरीके का हरासमेंट होता है, उसके कारण और वुमेन पे इम्पैक्ट आ सकता है, और उन रीजंस के कारण उसके ऊपर कोई फिजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, मेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, डेथ हो जाती है, किसी और कारण के कारण अगर वो अपनी कंप्लेंट नहीं दे सकती तो उसके बिहाफ पे उसका लीगल हायर या एक प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव्स वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। ये पॉइंट याद रखना, इस जगह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन
अगर वुमेन कंप्लेंट नहीं कर सकती तो कौन कंप्लेंट कर सकता है? तो उसका लीगल हेयर और एक प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कंसिलिएशन, सेक्शन 10। कंसिलिएशन का मतलब है कि हम प्रॉपर उस पे ऊपर कोई केस लॉन्च ना करके बातचीत से चीज़ों का सुलटारा करना। द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी कैन अटेम्प्ट कंसिलिएशन एट वुमेन्स रिक्वेस्ट बिफोर स्टार्टिंग एन इंक्वायरी, बट नो मॉनेटरी सेटलमेंट इज अलाउड। क्या कह रहे हैं कि आईसीसी या एलसीसी कंसिलिएशन का अटेम्प्ट कर सकती है इंक्वायरी से पहले, लेकिन वुमेन की रिक्वेस्ट पे। अगर वुमेन रिक्वेस्ट करती है, जो एग्रीव्ड वुमेन है वो रिक्वेस्ट करती है, तो ही कंसिलिएशन हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि इसके अंदर कोई भी मॉनेटरी लेवल का सेटलमेंट नहीं। मॉनेटरी का मतलब है कि आप पैसा देके मैटर को सुलझा नहीं सकते, सीधी सी बात। अगर सेटलमेंट पहुंच जाता है, मान ले कोई भी कंसिलिएशन के दौरान कोई भी सेटलमेंट रीच हो जाता है, इट्स रिकॉर्ड किया जाएगा और एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डेड एंड फॉरवर्डेड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और दोनों पार्टीज़ को कॉपीज़ दी जाएगी। अगर सेटलमेंट पहुंच जाता है तो सीधी सी बात है, आगे कोई भी इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की जाएगी। यह है कंसिलिएशन का प्रोविजन। नेक्स्ट इज सेक्शन 11, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। कि मान लो कि हमने कंप्लेंट एड्रेस कर ली, अब उसको इंक्वायरी स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे होगी इंक्वायरी? अगर जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की गई है, रिस्पोंडेंट जो है, अगर वो एम्प्लॉय है, व्हेन द रिस्पोंडेंट इज़ एन एम्प्लॉय, तो जो इंक्वायरी होगी वो उस एम्प्लॉय के सर्विस रूल्स के हिसाब से, या कोई भी प्रोसीजर अगर मेंशन्ड है कंपनी के प्रोविजंस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंदर, उस हिसाब से उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। अगर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, इफ़ नो रूल एग्जिस्ट, तो इंक्वायरी को कैसे प्रोसीड करेंगे? जैसा प्रिस्क्राइब्ड है, जैसा मेंशन्ड है लॉज के अंदर में एज प्रिस्क्राइब्ड। और अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर मान लो समझो कि अगर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो जैसा लॉज के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वैसे हम करेंगे। और अगर मान लो कि वो डोमेस्टिक वर्कर है तो, और उसके खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो लोकल कमेटी कंप्लेंट को पुलिस को भी फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, अगर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंक्वायरी या तो प्रिस्क्राइब्ड केसेस के हिसाब से, प्रिस्क्राइब्ड अगर प्रोसीजर है उसके हिसाब से होगी, और अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो लोकल कमेटी फॉरवर्ड कर सकती है कंप्लेंट को पुलिस को 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर मान लो कि इंक्वायरी होती है, कुछ सेटलमेंट होता है, या जो कंसिलिएशन के दौरान सेटलमेंट होता है, मान लो कि वो व्यक्ति सेटलमेंट पे काम नहीं करता है, कि सेटलमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की गई थी वो उस पर काम नहीं करता है, वो नॉन कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी इनिशिएट की जा सकती है। अगर जो कंसिलिएशन के दौरान सेटलमेंट रीच हुआ उस पर वो व्यक्ति कंप्लाई नहीं करता है, उसके प्रोविजंस को एग्री नहीं करता है, तो इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि दोनों व्यक्ति, जो दोनों पार्टी, एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट, दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो दोनों के पास राइट है कि उनको इंक्वायरी के दौरान सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए, और अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है, कोई भी फाइंडिंग्स निकलती है, कोई भी नया तथ्य आते हैं, तो उनको दोनों के साथ में शेयर किए जाए। When both the parties are employees, they have right to be heard during the inquiry and findings are shared with both the parties. प्लस मान लो कि व्यक्ति कन्विक्ट होता है, जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की गई है, वो उसका दोष सिद्ध होता है, तो कोर्ट्स ऑर्डर कर सकती है कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो एग्रीव्ड वुमेन को कुछ हर्जाना दे, टू पे अप्रोप्रिएट सम। कोर्ट में ऑर्डर टू पे अप्रोप्रिएट सम टू द एग्रीव्ड वुमेन, रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकती है वो अप्रोप्रिएट सम दे एग्रीव्ड वुमेन को। प्लस जो ये आईसीसी और एलसीसी है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, इनके पास पावर होता है सिविल कोर्ट का। मतलब सिविल कोर्ट में जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर्स होता है ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, ड्यूरिंग अ केस, वो सेम पावर्स होते हैं इनके पास में। सिविल कोर्ट का होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हैं, किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं, इस तरीके के जो भी पावर्स होते हैं सिविल कोर्ट की, वो एक आईसीसी और लोकल कमेटी के पास भी होते हैं। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, चैप्टर 5, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स। इंक्वायरी कैसे होगी कंप्लेंट्स के अंदर, वो जो हम पढ़ रहे थे उसी का ये कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक है, अब
एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक इंक्वायरी चल रही है उसके दौरान में कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं आईसीसी एलसीसी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आईसीसी और एलसीसी कैन रिकमेंड एक्शंस टू द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग इंक्वायरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमेन। जो एम्प्लॉयर है उसके खिलाफ में एक्शन लिए जा सकते हैं आईसीसी और एलसीसी के द्वारा अगर एग्रीड वुमेन रिक्वेस्ट करे तो। इंक्वायरी जब तक अभी तक वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अभी उसके खिलाफ में इंक्वायरी चल रही है, उसके दौरान भी एक्शंस लिए जा सकते हैं एम्प्लॉयर के खिलाफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन एग्रीड वुमेन। क्या हो सकते हैं रिकमेंडेशंस, क्या हो सकते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर दो एग्रीड वुमेन को, या रेस्पोंडेंट को आप ट्रांसफ़र कर दो किसी और जगह पे अगर पॉसिबल है, या आप लीव दे दो एग्रीड वुमेन को अप टू 3 months, या फिर कोई अदर रिलीफ जो भी उनको लगता है सही है। आप ट्रांसफ़र कर दो एग्रीड वुमेन को या फिर रेस्पोंडेंट को, या फिर लीव दे दो एग्रीड वुमेन को अप टू 3 months और प्रोवाइडिंग अदर प्रिस्क्राइब्ड रिलीफ। ये एक्शंस लिए जा सकते हैं। जो लीव ग्रांट होगी ना वो एडिशनल होगी वुमेन के रेगुलर एंटाइटलमेंट। मतलब ये है कि जो भी उसको ये एक्सेस लीव होगी, ये ऐसा नहीं होगा कि उसकी लीव्स में से कटेगी या उसमें से पैसा कटेगा, ये उसकी लीव एडिशनल होगी उसके रेगुलर एंटाइटलमेंट से, मतलब ये एक्स्ट्रा लीव्स होगी उस इन समरी। नेक्स्ट, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद में लोकल कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जब अपनी इंक्वायरीज को कंप्लीट कर लेती है, उसको 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है टू द एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर आईसीसी है तो एम्प्लॉयर को सबमिट करेगी और एलसीसी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करेगी विद इन 10 days। अगर इंक्वायरी के बाद में रिपोर्ट्स में एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं, रिस्पोंडेंट के खिलाफ में जो एलिगेशंस लगाए थे वो प्रूव नहीं होते हैं, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर प्रूव किया जाता है कि भाई एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो कमेटी एम्प्लॉयर को एडवाइस करेगी कि उसके रिस्पोंडेंट के खिलाफ में अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएं एज पर द सर्विस रूल्स और प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स। जो भी मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं या सर्विस रूल्स हैं उसके अंडर में रिस्पोंडेंट के खिलाफ में एक्शंस लिए जाएं। द कमिटी एडवाइजेज द एम्प्लॉयर टू टेक एक्शन फॉर सेक्शुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल और प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स। प्लस कमिटी चाहे तो रिस्पोंडेंट की सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट कर सकती है एग्रीड वुमेन को कंपनसेट करने के लिए। कमिटी कैन डिडक्ट अप्रोप्रिएट सम फ्रॉम द रिस्पोंडेंट सैलरी टू कंपनसेट द एग्रीड वुमेन, या डिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो बोल सकती है कि रिस्पोंडेंट उसको डायरेक्टली पे करेगा एग्रीड वुमेन को, या फिर अगर कोई अमाउंट डिसाइड होता है और रिस्पोंडेंट के पास पे करने की संभावना नहीं है तो उसकी लैंड रेवेन्यू के थ्रू भी वो पैसे को रिकवर किया जा सकता है। द रिस्पोंडेंट मस्ट पे डायरेक्टली और फेस रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी होते हैं उनको 60 दिन के अंदर अंदर जो भी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी है उस पर एक्ट करना होगा। जो भी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है 60 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। देखो, पहली चीज़ 3 महीने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने के अंदर एग्रीड वुमेन के साथ में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको 3 महीने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए उसके द्वारा। 3 month प्लस 3 month, 3 month का एक्सटेंशन भी मिल सकता है ये कंप्लेंट के लिए। अब वो कंप्लेंट जब आती है आईसीसी के पास में या एलसीसी के पास में, ठीक है, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। उसके बाद में इंक्वायरी के बाद में 60 दिन के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर एक्शन होना चाहिए। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा, डीओ और एम्प्लॉयर, उसके द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 जो बोलता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंसेस। ऐसा भी हो सकता है जो वुमेन है उसने फॉल्स कंप्लेंट की हो किसी भी पर्पस से, या फिर जो भी विटनेस है, जो भी व्यक्ति
उसका चश्मदीद गवाह है उसने किसी भी तरीके का फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किया हो, तो उसके खिलाफ में क्या एक्शंस हो सकते हैं? उसके खिलाफ एलसीसी या आईसीसी जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले सकता है। इसके खिलाफ आईसीसी और एलसीसी एक्शन ले सकता है, ठीक है, अगर कोई भी फॉल्स कंप्लेंट आती है या फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेशन क्या होगा, जो हमने बात की कि आईसीसी और एलसीसी चाहे तो एग्रीड वुमेन को कंपनसेशन दे सकती है फ्रॉम द सैलरी ऑफ द रेस्पोंडेंट, और रेस्पोंडेंट हैव टू पे डायरेक्टली और थ्रू एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन वो कंपनसेशन किस फैक्टर्स पे डिसाइड होगा? वो फैक्टर्स होंगे, ये याद रखना, ये इसमें से आने की संभावना है। फैक्टर्स कंसिडर फॉर द कंपनसेशन टू द एग्रीड वुमेन अंडर दिस एक्ट। पहला फैक्टर है मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द एग्रीड वुमेन, लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस incurred for physical or psychiatric treatment, income और financial status of the respondent, कि respondent का income और financial status क्या है, क्या वो capable है उतना पे करने के लिए, प्लस feasibility of payment in lump sum और installment, क्या वो पेमेंट lump sum में होना चाहिए या उसका installment में होना चाहिए, monthly installment या yearly installment, किस बेसिस पे compensation होना चाहिए, उन सब के प्रोविजंस यहाँ पे डिफाइंड है सेक्शन 15 के अंडर में। नेक्स्ट, मान लो जो पर्सन जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की गई हो या जिसने कंप्लेंट की हो वो सेटिस्फाइड नहीं है कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो वो अपील भी कर सकता है। अपील मेंशन्ड है सेक्शन 18 के अंदर में। एलिजिबल कौन है? एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिकमेंडेशंस अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन 13, 14 और 17 और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशंस कैन अपील। जो भी पर्सन एग्रीड है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो एग्रीड वुमेन हो, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, कोई भी व्यक्ति जो भी रिकमेंडेशंस दी गई है उनसे एग्रीड है या फिर जो रिकमेंडेशन दी गई है उनके नॉन इम्प्लीमेंटेशन से एग्रीड है, तो वो अपील कर सकता है। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी? कोर्ट या ट्रिब्यूनल होगा। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो होगा वो अपीलेट अथॉरिटी होगी एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स। जो भी सर्विस रूल्स के बेसिस पे कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपीलेट होगा वो होगा। अगर मान लो सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो अदर एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर जो भी प्रोविजंस होंगे उसके बेसिस पे एक्शन होगा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होगी? 90 दिन के अंदर अंदर अपील होनी चाहिए। 90 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। जिस दिन रिकमेंडेशन दी गई है उससे 90 दिन के अंदर अंदर ये एक्शंस, ये अपील होनी चाहिए। अब आता है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि mention the duties of employer prescribed under sexual harassment of women at workplace act। ड्यूटीज़ क्या क्या है? पहला, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है पेनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी सेक्सुअल हरासमेंट के कारण, उसको आपको डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट है वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाना है एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करवाने के लिए। नेक्स्ट, नेसेसरी फैसिलिटीज़ और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी आईसीसी और एलसीसी को, ताकि वो इफेक्टिवली कंप्लेंट्स के साथ डील कर सकते हैं और इंक्वायरीज को कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट, असिस्ट करना कि रिस्पोंडेंट्स और विटनेस जो है वो आईसीसी और एलसीसी के सामने अटेंडेंस दे। अगर आईसीसी और एलसीसी को रिस्पोंडेंट या विटनेस की अटेंडेंस चाहिए तो एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करवाना है कि वो अटेंडेंस दे। नेक्स्ट इज, जो भी इंफॉर्मेशन एलसीसी और आईसीसी को चाहिए कंप्लेंट के रिगार्डिंग या इंक्वायरी को अच्छे से करने के लिए, वो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्लस अगर कोई भी औरत कंप्लेन करना चाहती है आईसीसी के अंडर में या किसी और भी एप्लीकेबल लॉ या आईपीसी के अंडर में, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सपोर्ट दे, असिस्टेंस दे। जो भी परपेट्रेटर है, जो भी जिसने भी व्यक्ति ने गुनाह किया है उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज़ को उसको सीरियसली लेना है और एज अ मिसकंडक्ट लेना है अंडर सर्विस रूल्स, और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लेने हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस जिस भी परपेट्रेटर के खिलाफ लेनी चाहिए उसको एम्प्लॉयर को उसको लेने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट ये है कि जो भी रिपोर्ट्स
सबमिट की जाती है वो टाइमली सबमिट हो आईसीसी के द्वारा, इसको भी मॉनिटर करना है। अब लास्ट में हम पहुंचते हैं, ये हमने एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ दे दी कि सेफ और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर कोई भी व्यक्ति औरत कंप्लेंट करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करना है, आईसीसी को अपनी उनकी इंक्वायरीज़ के दौरान में सपोर्ट करना है, इंश्योर करवाना है कि विटनेस जो है या रेस्पोंडेंट है वो अटेंडेंस दे आईसीसी के सामने या एलसीसी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्या ड्यूटीज़ एंड पावर हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। पहली ड्यूटी है टू मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द लोकल कमेटी। जो भी लोकल कमिटीज़ रिपोर्ट्स, वो जो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ थी सेम ही है, मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय लोकल कमिटीज़। नेक्स्ट, नेसेसरी मेजर्स लेने हैं ताकि एंगेज किया जा सके एनजीओज़ को और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में और वुमेन राइट्स के सपोर्ट में, ठीक है। पहला इंश्योर करना लोकल कमिटीज़ टाइमली सबमिट करें रिपोर्ट को, और दूसरा एनजीओज़ को इन्वॉल्व करना ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके सेक्सुअल हरासमेंट के लिए और वुमेन राइट्स के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेनल्टीज़ क्या है। अगर मान लो कोई व्यक्ति इन एक्ट के प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई नहीं करता है, कोई एम्प्लॉयर आईसीसी नहीं बनाता है या कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलसीसी नहीं बनाता है, तो क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। इसमें मेजरली हम देखेंगे एम्प्लॉयर्स के खिलाफ में क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद एक्ट प्रोविजंस। अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने में, या फिर जो सेक्शन 13, 14 और 22 के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसको नेगलेक्ट करता है, या कोई और प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ में पेनल्टीज़ होगी। पेनल्टी क्या होगी, अगर नॉन कंप्लायंस है तो पहली बार नॉन कंप्लायंस में 50,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना होगा, अप टू 50,000 का जुर्माना हो सकता है। अगर मान लो वो व्यक्ति फिर से वही चीज़ दोहराता है, कमिट्स द सेम ऑफेंस अगेन, तो पनिशमेंट डबल हो जाएगी, ठीक है। जो भी पहले पनिशमेंट दी गई थी उसकी डबल पनिशमेंट हो जाएगी। और कोई और लॉ है, कोई भी अनदर लॉ प्रिस्क्राइब्स अ हायर पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, द कोर्ट कंसिडर है। अगर किसी और लॉ के अंडर में इस सेम ऑफेंस के लिए ज़्यादा पनिशमेंट है तो कोर्ट वो भी कंसिडर कर सकता है, ठीक है। और लास्ट प्रोविजन ये है, द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कैन कैंसल द एम्प्लॉयर्स लाइसेंस, विड्रॉ, नॉट रिन्यू, अप्रूव और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन नेसेसरी फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। अगर वो व्यक्ति फिर से ऑफेंस करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन, जो वर्किंग लाइसेंस है, वर्किंग रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल हो सकता है, या कोई भी तरीके का लाइसेंस जो है उसके काम करने के लिए वो भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी एक्ट कंप्लीट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। आपको इस एक्ट को अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक बायो में है।